जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम ब्रिटेन का एक टॉपिक कर रहे हैं, ब्रिटिश कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर के ब्रिटेन में कैबिनेट और प्रधानमंत्री कैसा होगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कि ब्रिटेन में कैबिनेट किस प्रकार से होगा और वो क्या कार्य करेगा, मतलब उसकी संरचना कैसी होगी और उसके कार्य किस प्रकार से होंगे। सबसे पहली बात यह आ जाती है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का उदय या कैबिनेट का उदय कैसे हुआ। तो कैबिनेट की पहले वाली संस्था का नाम था प्रिवी परिषद। प्रिवी परिषद इसकी संस्था थी जहां से कैबिनेट का उदय हुआ। प्राचीन काल में राजाओं को शासन संबंधी कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक परिषद थी, क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस एक ऐसी संस्था जिससे कि राजा को समय अनुसार जो भी सलाह और सहायता चाहिए होती थी वो ले लेता था। जैसे जैसे क्यूरिया रेजिस का कार्य बढ़ा तो उसकी दो शाखाएं हुई। पहली जो शाखाएं थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती थी उसको प्रिवी परिषद कहा गया, और एक शाखा थी जो अन्य कार्यों का संपादन करती थी। प्रिवी परिषद का संगठन, इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 320 के करीब है। इसमें कौन कौन से सदस्य इंक्लूड होंगे? वर्तमान में मंत्री परिषद के सभी सदस्य, समस्त पूर्व मंत्री परिषदों के सदस्य, लंदन का बिशप, और इस प्रकार से इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है कि इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे। आगे हम बात करते हैं कि इसमें कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में जिनको भी प्रसिद्धि प्राप्त होगी वे सदस्य भी प्रिवी काउंसिल के सदस्य या मेंबर बन सकते हैं या उनको बनाया जाता है। इसका टाइम क्या है? प्रिवी परिषद की सदस्यता लाइफ टाइम चलती है। इसका मतलब है कि जो सदस्य एक बार अपॉइंट हो गया वो टिल डेथ यहाँ पर मेंबर रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अधिवेशन कब कब होते हैं। तो इसके अधिवेशन एक तो जब भी कोई न्यू किंग अपॉइंट होता है तब इसकी अधिवेशन होते हैं, और एक अन्य विशेष समारोह के अवसर पर इसके विशेष अधिवेशन होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि प्रिवी परिषद का उदय किस प्रकार से हुआ। मंत्रिमंडल के बीच प्रिवी काउंसिल में देखे जा सकते हैं। प्रिवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का उदय हुआ। बड़ा आकार होने के कारण प्रिवी काउंसिल परामर्शदात्री समिति न रही, मतलब इसमें सदस्य संख्या इतनी बढ़ गई कि राजा को परामर्श के लिए कुछ मुख्य लोगों को चुनना पड़ा, क्योंकि अधिक सदस्य संख्या से क्या समस्या आने लग गई कि लोग अलग अलग राय देने लगे। इसलिए उन्होंने, राजा ने क्या किया, राजा चार्ल्स सेकंड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनसे उन्होंने परामर्श करना प्रारंभ कर दिया, अन्य लोगों से परामर्श करना छोड़ दिया। इन प्रमुख लोगों में 5 सदस्यों से उसने परामर्श किया जिनके स्टार्टिंग के जो नाम थे वो CABAL से स्टार्ट हुए, इसलिए इस संस्था का नाम पड़ गया काबाल। मतलब जिनसे शुरू हुए तो उनके स्टार्टिंग नाम लेकर इस संस्था का नाम काबाल हो गया। आगे बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैबिनेट क्या है, मंत्रिमंडल का निर्माण, इसकी रचना क्या है। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को राजा द्वारा प्राइम मिनिस्टर, मतलब किंग द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर आगे क्या करता है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है कि किस मंत्री को वो डिफेंस देगा, किसको एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा या किसको फाइनेंस देगा। ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर की इच्छा पर। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल का निर्माण हो जाता है। पहली चीज, लोक सदन में बहुमत दल का नेता और वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता जाएगा। इसमें कौन कौन सदस्य होंगे, इन्होंने इसकी लिस्ट यहाँ पर दी है कि कितने सदस्य होंगे, कहाँ कहाँ से इनको अपॉइंट किया जाएगा, यहाँ इन्होंने पूरी लिस्ट आपको दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ कौन सी होगी, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ कैबिनेट। मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियां वही होगी जो प्रधानमंत्री की होगी, इसमें कहीं भी कोई अलग नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कहाँ का नेता होता है, वो कैबिनेट का प्रमुख होता है और वहाँ का नेता होता है। तो सबसे पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कैबिनेट की, वो यहाँ पर बताई गई है।
रैमजे मेयर ने क्या कहा है कि मंत्रिपरिषद राज्य रूपी जहाज का परिचालक यंत्र है। मैरियट कहते हैं कि मंत्रिपरिषद वह दूरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन चक्र घूमता है। लावेल कहते हैं कि मंत्रिपरिषद राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है और एमरी भी ऐसी ही डेफिनेशन देते हैं। इसमें हमें ये साफ पता लगता है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसको पॉइंट्स में कि मंत्रिपरिषद की अब शक्तियां और कार्य क्या है। सबसे पहला है रूल मेकिंग, विधि निर्माण, कानून का निर्माण करना। तो कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है? वो है पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट का यह कार्य कौन करता है? मंत्रिपरिषद या कैबिनेट करती है, क्योंकि डेलीगेशन हो गया है। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रत्यायोजन। जब हम कार्यों की अधिकता होती है हमारे पास तो हम अपने कार्य किसी और को दे देते हैं, इसको प्रत्यायोजन या डेलीगेशन कहा जाता है। तो संसद जब अपने कार्य नहीं कर पाती तो वो अपने कार्य किससे करवाती है? मंत्रिपरिषद से करवाती है। इसलिए संसद की जो कानून बनाने की शक्ति है वो सारी किसके पास आ जाती है? कैबिनेट के पास आ जाती है। तो विधि निर्माण इसका कार्य हो जाता है। सेकंड हम बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी कार्यों को, एग्जीक्यूशन। तो संसद ने नीति निर्माण कर दिया तो वो कार्य भी मंत्रिपरिषद के पास आ गए, और एग्जीक्यूशन करना, कार्यपालिका संबंधी कार्य करना, ये मंत्रिपरिषद का खुद का कार्य होता ही है। मंत्रिपरिषद आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में शासन की नीति निर्धारित करती है, और शासन की नीति निर्धारित करने के बाद वो जितने भी कार्य होते हैं उसको संपादित करने से संबंधित वो उसको करती है। ये इन्होंने बताया कि संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली नीतियों को अंतिम रूप देती है, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और अन्य कार्य भी वो करती है। फोर्थ हम अगर बात करते हैं, थर्ड हम बात करते हैं तो वित्त संबंधी कार्य भी वो करती है। बजट मेकिंग किसका कार्य होता है? संसद का। और यहाँ पर भी संसद के कार्य कौन करता है? क्योंकि वित्त मंत्री कैबिनेट का पार्ट होता है और वित्त मंत्री संसद में बैठता है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों में संपूर्ण वित्तीय शक्तियां आ जाती है। बजट का निर्माण करना, कहाँ कितना खर्च होगा, कैसे कार्य होंगे, ये सारे कार्य भी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं, जिस पर नियंत्रण किसका होता है? प्रधानमंत्री का। फोर्थ पॉइंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं न्याय संबंधी कार्य। तो मंत्रिपरिषद कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। तो वर्तमान में ये न्याय संबंधी कार्य ब्रिटेन में बहुत कम हो चुके हैं, और अन्य देशों की अगर हम बात करें तो न्याय संबंधी कार्य नहीं किए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा, केवल ब्रिटेन में किए जाते थे, जिसका क्षेत्र अब बिल्कुल सीमित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इस कार्य को काउंट करते हैं। अब आता है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद। तो प्रधानमंत्री का पद किस रूप में है कि एक तो वो देश का प्रमुख नेता होता है और वो कैबिनेट का प्रमुख होता है, इसलिए कैबिनेट से संबंधित समस्त शक्तियां उसके हाथों में आ जाती है। पहली चीज कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, वो क्या है? अनौपचारिक है और विकसित है। आपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, वहाँ की विशेषताएं क्या थी? तो विकसित संविधान है। तो यहाँ पर जो पद है प्राइम मिनिस्टर का, ये भी विकसित है और अनौपचारिक है, मतलब किसी संविधान सभा ने इस पोस्ट को नहीं बनाया है। ये धीरे धीरे विकास के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किस व्यक्ति की होती है। तो पहले भी पढ़ चुके हैं, हम दोबारा से इस चीज को पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है। नव निर्वाचन के बाद में लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण राजा या सम्राट के द्वारा दिया जाता है। कुछ एक ऐसी परिस्थितियां होती है वहाँ के संविधान के अनुसार जब इस व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में यही सिस्टम कार्य करता है। आगे हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां कौन से होंगे। पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में क्या क्या है। तो भारत में भी ब्रिटिश संविधान से ही बहुत सारी व्यवस्थाएं ली गई है। तो भारत और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां लगभग सेम है, लेकिन फिर भी हम यहाँ अभी बात केवल ब्रिटेन की कर रहे हैं। पहला है मंत्रिमंडल संबंधी कार्य या शक्तियां।
तो मंत्रिमंडल का निर्माण ये करेगा, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन ये करेगा और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा ये करेगा और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी यही करेगा, उसका समापन भी यही करेगा। तो मंत्रिमंडल से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ का नेता होता है। सम्राट से संबंधित कार्य भी करता है कि सम्राट को या किंग को जब भी कोई एडवाइस की जरूरत होती है तो वो देता है। हाउस ऑफ कॉमन से रिलेटेड भी वो करता है, क्योंकि वो हाउस ऑफ कॉमन्स का भी लीडर होता है। शासन से संबंधित कार्य भी करता है, शासन की समस्त शक्तियों का नेता ये होता है, शासन का संचालन करता है, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है और सम्राट या राजा को जो भी संकटकालीन इमरजेंसी पावर्स प्राप्त होती है उसका वास्तविक प्रयोगकर्ता भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। दल से संबंधित कार्य भी करता है, अपने पार्टी से संबंधित जिस भी पार्टी का ये नेता होता है उससे संबंधित कार्य भी संपादित करता है। जैसे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है, अपने दल का नेता होता है, तो अपने दल से संबंधित जो भी डिसीजंस इसको लेने होते हैं वो कार्य भी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।